मुकाबलतन पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने फरमाया, JF-17 का ब्लॉक 3 जब बनाया तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ लेस कॉम्पिटेंट एयरक्राफ्ट। इसमें फोर्थ जनरेशन तो आराम से आप इसको कह सकते हैं। इट इज ऑल्दो टचिंग 4.5 ऑल्सो। लेकिन जो मसला है उस JF-17 में और राफेल में, वो है नंबर ऑफ वेपन्स का और ओके। रेडार की रेंज का, और जो वेपन कैरी रेंज है वो सबसे बड़ी बात थी। अब पाकिस्तान ने उस मौके पे ये डिसाइड किया और J-10C एक्सपोर्ट वर्जन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंडक्ट किया। लेकिन हैदर, आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि राफेल की इंडक्शन तो कई अरसे से जारी थी, और उन्होंने 36 जहाज जब ले लिए और जब जंग का मौका आ रहा था तो उनकी फिजाई क़यादत ने ये बरमला कहा कि अभी हिंदुस्तानी फिजाइया जंग के लिए तैयार नहीं। और उसकी वजह ओके। क्या थी कि वो अभी अपने एसेट्स को उस तरह ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाए। जबकि ठीक है, ठीक। पाक फिजाइया की लीडरशिप ने जब J-10C लिए तो माइंडसेट ही ये था कि हमने ये जहाज किस मकसद के लिए लिया, किस रोल के लिए लिया और किस रोल में इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर आप आज राफेल लेके दोबारा ये सोच रहे हैं कि हमें Su-57 पे जाना चाहिए, तो यही वो कंफ्यूजन है, यही वो कमी है जिसको आप अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप कभी भी किसी भी मुल्क के साथ फिजा में मुकाबला नहीं कर सकते। जो सबसे पहली बात है, जब पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 बनाए और जब हम ब्लॉक 2 सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके थे, तो उस वक्त ये बहस शुरू हो गई पाकिस्तान फिजाइया के अंदर कि अभी वो वक्त आ गया है कि हमें एक और जहाज इंडक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक द लीडरशिप एट दैट टाइम और द पाकिस्तान फिजाइया की जो सीनियर क्यादत थी, उन्होंने बाहमी मुशावरत से ये फैसला किया कि जब तक ब्लॉक 3 नहीं आ जाता और जब तक JF-17 को हम जेन 4 पे नहीं ले जाते, तब तक हमें इस नए जहाज में नहीं जाना चाहिए। और अभी आपने देखा कि अल्लाह ने करम किया कि जब ब्लॉक 3 आ गया, और इससे पहले जो सानिया आपका हिंदुस्तान के हुआ, उसमें ब्लॉक 3 ने कारनामे अंजाम दिए, तब आपने J-10 को इंडक्ट किया। 2019 की आप बात करें, जब हमने 19 की अभिनंदन बात के मैं कर साथ रहा तो हूँ। कोई जी। बिल्कुल, जब अभिनंदन साहब को आपने चाय के लिए बुलाया था, तो जी। उस वक्त से लेके अब एक प्रोग्रेसिवली और एक लॉजिकल आपने डेवलपमेंट की, इंडक्शन की, और जैसे मैंने पहले बताया, अपने रिक्वायरमेंट को टेलर मेड किया। अब आज अगर आप हिंदुस्तान को देखते हैं तो बदकिस्मती बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, बट उनका जो मोरल है वो अगले 10 से 15 साल के लिए बिल्कुल खत्म हो चुका। अब उस मोरल को बूस्ट करने के लिए ये वो टोटके हैं वो जो कर रहे हैं कि हम राफेल का सॉफ्टवेयर ले आएंगे, हम Su-57 ले आएंगे। तेजा, आपने बड़ी बुनियादी बात की। देखें, जब तक आप तेजा 236 कोई नंबर नहीं होता। हमने 100 जहाज जब पूरा कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, जब अपने हमने अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिजिनस डेवलप कर ली थी, तब लास्ट 50 ब्लॉक 3 चल रहे थे और हम J-10 के लिए जा रहे थे। आप 36 जहाजों पे अभी कामयाब नहीं हो रहे, आप ऑपरेशनली बेनिफिट नहीं ले रहे, अपने पायलट्स को उसमें कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, आपकी एक्सपोर्ट फेल हो रही हैं, और आप एक और जहाज की तरफ लॉन्च कर रहे हैं, तो ये आपकी कंफ्यूजन को जाहिर करता है, आपकी ऑपरेशनल ओरिएंटेशन को जाहिर नहीं करता, आपकी डीप थिंकिंग स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन को जाहिर नहीं करता। एक कंफ्यूज माइंडसेट का ये मुरब्बा है जो सामने आ रहा है। और ये क्यों होता है? ये तब होता है जब आपकी सियासी और अस्करी क़यादत में गैप आ जाए। अस्करी क़यादत ये समझती है कि इस वक्त हिंदुस्तान की फिजाइया जो है वो डीमोरलाइज है। पिछले 2019 के और ये 2026 का जो 25 का जो हुआ, उसमें देवर नॉक डाउन लाउड एंड क्लियर। तो इस वक्त बजाय कि आप ये नए प्रोजेक्ट की तरफ करें, आपको चाहिए ये था, मैं मुझे मशवरा देना तो नहीं चाहिए, आपको चाहिए ये कि आप अपने एसेट को स्ट्रांग करें, उनकी हम्म। ऑपरेशनलाइजेशन को स्ट्रांग करें, आपकी लॉजिस्टिक चेन को स्ट्रांग करें, अपने सही। वेपन्स को इंटीग्रेट सही तरह करें, और फिर अगले जहाजों की बात करें। वरना आप ना तेजा को मेच्योर कर पाएंगे और या नए नए प्रोजेक्ट को मेच्योर कर पाएंगे। ये शुरू से लेके आज तक अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमने हमेशा टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी वेल इन टाइम इंडक्ट की। अब J-10 की आपने बात की थी, तो मैं एक आप ज़िमनन बात बताना चाहूंगा कि J-10C के ऊपर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं। उसका ए टू सी रोल है, और उसका ए टू सरफेस रोल है, उसका ए टू ए रोल है। बट जो लीडरशिप थी, जो पाक फिजाइया की लीडरशिप थी, उसने फैसला किया कि आज हम J-10C को एक मखसूस रोल के लिए लेंगे,
और उस रोल के लिए उन्होंने वेपन्स लिए, और फिर जैसे आपने फरमाया कि लीडरशिप ने 4 सालों मेहनत करके उस स्पेसिफिक रोल के ओरिएंटेशन से अपने पायलट्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और सपोर्ट स्टाफ की ट्रेनिंग की, और एक जिसे उर्दू में कहते हैं हम आहंगी के साथ, यकजहती के साथ एक वॉर प्लान पे काम करना शुरू किया, जो कि अल्लाह ने सक्सेसफुल कर दिया। जब आप Su-57 की बात करते हैं, बहुत बड़ा जहाज है, यकीनन उसमें ऑपरेशनलाइजेशन में टाइम लगेगा, लेकिन पाक फिजाइया ने डेफिनेटली आज से बहुत अरसा पहले, ये मैं टाइम फ्रेम आपको बता सकता हूँ, कोई 1 साल पहले जे आज से कुछ 4-5 साल पहले J-20 पे बात हुई, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट था, बट चाइना ने उस वक्त बड़ा क्लियरली कह दिया कि J-20 एक्सपोर्ट वर्जन नहीं होगा, ये प्रोटोटाइप होगा। तो उसके बाद जब J-35 की बात आई तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको कमिट किया और उनके साथ नेगोशिएशन शुरू कर दी, लेकिन चूंकि J-35 अभी उस सूरत में नहीं मैच्योर हो सका या मैच्योर हुआ जो हमें चाहिए, तो इसलिए हम पाकिस्तान अभी उसको इंडक्ट नहीं कर रहा। और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले की थी, कि अभी J-10 में और बड़ी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है जिसको हमने एक्सप्लॉइट करना है, उसको हम लिंक करेंगे J-35 के साथ। और ये बात तो तय है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाइना के साथ है, जब भी कोई जहाज एक्सपोर्ट वर्जन में आता है, सबसे पहले वो पाकिस्तान एयरफोर्स में आता है, किसी और दुनिया की एयरफोर्स में नहीं जाता। और इंशाल्लाह J-35 इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स, बट मे बी इट मे टेक फ्यू ईयर्स, बट टिल देन वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेफ, वेरी वेल जेल्ड with J-10, with J-17 एंड F-16 एयरक्राफ्ट। इनके बाद के वर्जन यही बनते हैं, इनकी अल्ट्रा रेंज कहलाती है, बिकॉज अगर आपने गौर किया हो तो जो एक्सपोर्ट वर्जन का कहा जाता था कि PL-15 की 150 किलोमीटर है, लेकिन वो अल्लाह ने जो सरप्राइज दिया उसमें 150 किलोमीटर से बढ़ गई और वो 300 किलोमीटर तक चल गई। मैं J-10 के बारे में एक और बात कहना चाहूंगा कि उसकी जो कामयाबी थी, जब हमारे लोग जब एवेलुएट करने जा रहे थे और जब फाइनल नेगोशिएशन हो रही थी, तो राफेल इंडिया के चाइना के नजदीक राफेल एक रियल थ्रेट था, और वो अपनी इसलिए भी इसको चैलेंज करना चाह रहे थे कि देखें उनके यहाँ भी टेंशन तो चलती है इंडिया के साथ। उन्होंने हमें उस वक्त ये कहा था कि जब आपको J-10C मिलेगा तो यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द EW suites and the integrated concept which we have built. And by the way, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ये भी जानकर यकीनन खुशी होगी कि जो मैन मशीन इंटरफेरेंस है और इंटरफेस है और जो कोलैबोरेशन है और जो रिक्वायरमेंट थी ऑपरेशनल की, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी पायलट्स की बहुत बड़ी इनपुट थी, जिसको मैच्योर किया चाइनीज टेक्नोलॉजिस्ट ने। अब मैं बात कर रहा हूँ PL-15, 16, 17 की, तो डेफिनेटली जब आप J-35 पे जाते हैं तो उसका बहुत पावरफुल रेडार है, उसकी रेंज बहुत ज्यादा है, उसकी वेपन लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो PL-17 एक नेचुरल कॉम्बिनेशन बनता है। अब जब PL-17 J-35 का नेचुरल कॉम्बिनेशन बनता है, तो PL-15 के बाद अगला मिसाइल जो आएगा वो J-10 पे ही आएगा, और जरूर आएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये फौरन की बातें नहीं है। और जब ये डिस्कशन होती है, तो जैसे कहते हैं ना कि आग में जब चिंगारी में धुआं कुछ ना कुछ हो तो होता है, तो आप मेरी बात को इतना ही समझ लें कि कोई अगर ये चिंगारी भड़क रही है तो कुछ ना कुछ कहीं पे कोई लिटअप हो रही है चीजें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले से 2002 के बाद, मैं याद है मुझे, उस वक्त सीरियस हमने ड्रोन्स टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया, और हमारी उस वक्त की कोलैबोरेशन इटालियंस के साथ थी, बिकॉज और कहीं से हमें ये टेक्नोलॉजी इस तरह मिलती नहीं थी। चाइना उस वक्त ड्रोन टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस नहीं था, सो हमने इटालियन से ये सबसे पहले कोलैबोरेशन शुरू की, और हमारे पास एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में हमने एक सेटअप भी बनाया। उसके बाद जाहिर है ड्रोन्स बढ़ते चले गए, फिर हमने चाइना के साथ कोलैबोरेट किया, और फिर चाइना से हमने जो ड्रोन्स लिए, और ये इसलिए भी लिए गए कि अगर आपको याद हो तो अमेरिका के जो ड्रोन्स आते थे और जो वो किलर ड्रोन आके तबाही मचाते थे और जो टारगेट पिन पॉइंट करते थे, उस वजह से इस टेक्नोलॉजी को फ़रोग मिलना शुरू हो गया था। तो ये शुरू के अदवार में हमने चाइना से जो किलर टेक्नोलॉजी थी वो भी ले ली। उसके बाद जाहिर है अब जब आहिस्ता आहिस्ता जो वॉर्स जैसे डेवलप होती गई, तो ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ता गया, और रिसेंट सेटअप्स में पाक इंडिया स्टैंड ऑफ में, यूक्रेन में, ईरान में, आज़रबाईजान, आर्मीनिया में, तो इन्होंने अपनी धाक बिठा दी। अब
ईरान जैसे मुल्क ने भी ड्रोन में बहुत बड़ा एक सरप्राइज दिया दुनिया को, और उनके ड्रोन्स इवन रशिया ने एक्वायर किए। तो शायद पाकिस्तान रूस। ने दो दो तरह से इस पे काम करना शुरू किया। एक तो चाइना के साथ डेफिनेटली हमारी बहुत डीप कोलैबोरेशन चल रही है और बढ़ रही है। दूसरी, टर्की ने इसमें हमें बहुत सपोर्ट किया, और जो वेपनाइज्ड ड्रोन्स थे उनके ऊपर हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया। जो तीसरा बहुत सेटिस्फाइंग नोट है वो ये है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने, दोनों ने, फजाइया ने खासतौर पे और आर्मी ने भी, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उस पर इंडिजिनाइजेशन पे बड़ा जोर दिया हुआ है। और हमारे दो तीन ऐसे बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह सेटअप मेच्योर होने वाले हैं बहुत जल्द, जिसमें वही प्रोडक्शन कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है जो कि आइंदा आने वाले खुदा ना खास्ता किसी भी जंग की जरूरत बन सकती है। अब जब आप अपने आप को भारत से कंपेयर करते हैं तो हमारी एक लिमिटेशन है, वो है रिसोर्सेज की। भारत देखें, हम मानने की बात है, इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल मुल्क है। इकोनॉमिकली बहुत से मुल्कों में उसकी रेलेवेंस हमसे ज्यादा है, इस तरह उसके रिसोर्सेज भी ज्यादा है। लेकिन उसको जो डिफेंडेबल एरिया है वो भी उसी वॉल्यूम्स के लिहाज से, हुजम के लिहाज से बहुत बड़ा है। सो उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी। अब जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो प्रोडक्शन रेट पे बहुत आगे जा रहे हैं। हमारी प्रोडक्शन रेट शायद उतनी जरूरत ना पड़े। हमारी प्रोडक्शन रेट जो हमें जरूरत है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आइंदा चंद माह में, मैं कह रहा हूं, साल तो बहुत दूर की बात है, हम उस टारगेट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह। सिर्फ प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती। अब जो इसमें जो बुनियादी चीजें आ गई हैं, वो टेलीमेट्री आ गई है, उसमें सैटेलाइट के साथ कनेक्टिविटी आ गई है, फिर जो वेपनाइज आप करते हैं, फिर जो वेपनाइज की वेपन्स की एक्यूरेसी है उसके ऊपर जोर देते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिन पे जब आप इंडिजिनियसली अपने आप को मास्टर कर लेते हैं तो आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी उतनी ही लीथल हो जाती है। तो मैं जो हमारा नेस्टैप का पाक फिजाइया का सेटअप है, मैं इतनी ही बात कहूंगा कि उसमें वन ऑफ द मेन फोकस इज टुवर्ड्स ड्रोन टेक्नोलॉजी, और इन तमाम एस्पेक्ट्स को जिसको मैं और आप जिक्र कर चुके, डिस्कस कर चुके, उस तरफ फोकस करके हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस पे पूरी तवज्जो और दिमाग के साथ चल रहे हैं, जिसके रिजल्ट इंशाल्लाह सामने आएंगे। और जो इंशाल्लाह। अगली खुदा न खासा वॉर होती है उसमें ड्रोन्स एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक नई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, जिसका हमने मुजाहरा भी किया, जिसको आप मल्टी डोमेन भी कहते हैं, उसकी अभी से मैनिफेस्टेशन शुरू हो चुकी। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत था, मजबूत है। जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो ये आते हैं कि जिस तरह अब S-400 बहुत जबरदस्त सिस्टम है, फिर जो आयरन डोम है वो बहुत जबरदस्त सिस्टम है, हमारे पास उस लेवल की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं थी। लेकिन अब जब ये देखें, आप जंगों से सीखते भी बहुत हैं। जी। आपके जब इनकाउंटर्स होते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसको कैसे, तो हमने अब जो किया है, जो मैं चूंकि उनका नाम नहीं ले सकता, जो बिल्कुल ठीक एग्जिस्टिंग है। आपके स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार्स हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन का एक तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है, पहली बात। दूसरी, उन रेडार्स के साथ साथ आपने नई इंडक्शन दो तीन मुल्कों से करने का फैसला कर चुके हैं, और एक तो मुल्क से आ भी गया है। तो आपका एयर डिफेंस लेयर सिस्टम जो पहले से बड़े अरसे से हमारी एक स्ट्रेंथ था, उसको आप साथ साथ स्ट्रेंथन किए जा रहे हैं। तीसरी बात, जो आपके पास जो असल आपकी होती है वो होती